हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात करूं 25 सितंबर 2024 एसएससी सीजीएल एग्जाम के सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत के संविधान का कौन सा भाग चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित है। इसका आंसर है भाग 15। और भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन और निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन और निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इसका आंसर है तबला वादक। और अल्लाह रखा खान पंजाब घराने से संबंधित हैं। और अल्लाह रखा खान को वर्ष 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जबकि अल्लाह रखा खान को वर्ष 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अर्थात एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि अल्लाह रखा खान का संबंध तबला वादक यंत्र से है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि अटल नवाचार मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था। इसका आंसर है वर्ष 2016 में। अर्थात अटल नवाचार मिशन वर्ष 2016 में शुरू हुआ था। और यह देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। बात करूं मैं अटल नवाचार मिशन का मुख्य उद्देश्य के संदर्भ में, तो अटल नवाचार मिशन का मुख्य उद्देश्य देश भर में स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थाओं, एमएसएमई और उद्योग स्तर पर नवाचार और उद्यमिता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और उसे बढ़ावा देना है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि ईश्वरी प्रसाद किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं। इसका आंसर है कथक। और ईश्वरी प्रसाद भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक से जुड़े हैं। और ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराने से संबंधित हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। उसका आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य का। और तब आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी करनूल थी। और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती है। और इसका उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट भी अमरावती में ही स्थित है। और यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट है। और इस उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई थी। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। और तब इसकी राजधानी करनूल थी। और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती है, जबकि आंध्र प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय भी अमरावती में ही स्थित है। और ये भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। और इस उच्च न्यायालय का गठन 1 जनवरी 2019 को हुआ था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मकर संक्रांति के दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है। तो इसका आंसर है भगवान सूर्यदेव की। और मकर संक्रांति के दिन मुख्य रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। और इसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। और यह त्यौहार अर्थात मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली सल्तनत के सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर है गयासुद्दीन बलबन ने। अर्थात दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी। बात करूं मैं गयासुद्दीन बलबन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, और बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। और बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किया था। और बलबन ने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत करवाई थी। और बलबन ने फारसी उत्सव नवरोज को प्रारंभ करवाया था, जो कि फारसी वर्ष का पहला दिन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भजन सोपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो इसका आंसर है संतूर से। अर्थात भजन सोपारी एक भारतीय संतूर वादक थे। और भजन सोपारी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफिया घराने से संबंधित थे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि डूरंड कप की स्थापना शिमला में किस वर्ष की गई थी। इसका आंसर है वर्ष 1888 में। और डूरंड कप की स्थापना वर्ष 1888 में शिमला में हुई थी। और डूरंड कप एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है। और डूरंड कप का नाम सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है, जो ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि लौटते हुए मानसून किस महीने में आता है। उसका आंसर है अक्टूबर महीने में। और अक्टूबर और नवंबर महीने लौटते मानसून के लिए जाने जाते हैं। और लौटते मानसून का दूसरा नाम उत्तर पूर्वी मानसून है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका आंसर है 29 दिसंबर 1953 को। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, जबकि हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर इस राज्य पुनर्गठन आयोग में सदस्य थे। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 29 दिसंबर 1953 को किया गया था और इसके अध्यक्ष फजल अली थे, जबकि हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर इसके सदस्य थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस क्रांतिकारी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इसका आंसर है तारकनाथ दास और जी.डी. कुमार ने। और तारकनाथ दास और जी.डी. कुमार ने वर्ष 1910-11 में सिएटल वाशिंगटन में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की थी। और इस यूनाइटेड इंडिया हाउस का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन में आज़ादी के लिए लड़ने वाले भारतीय क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों के लिए एक बैठक स्थल बनाना था। और जबकि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और ये पॉइंट भी एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना अमेरिका में तारकनाथ दास और जी.डी. कुमार ने की थी, जबकि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा शतरंज का मोहरा तिरछा चल सकता है। तो इसका आंसर है बिशप। और बिशप को एक सीधी रेखा में किसी भी संख्या में तिरछे चलने के लिए जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पुलकेशन द्वितीय ने किसे हराकर दक्षिणापतेश्वर की उपाधि को धारण किया था। इसका आंसर है हर्षवर्धन को। और पुलकेशन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि को भी धारण किया था। और चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में ही भारत आया था। और ये पॉइंट भी एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक 10 से 19 साल की उम्र की किशोरियों का प्रतिशत कितना है। इसका आंसर है 47.3%। अर्थात वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक 10 से 19 साल की उम्र की किशोरियों का प्रतिशत 47.3% है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जानकी प्रसाद किस घराने से संबंधित हैं। इसका आंसर है बनारस घराना से। अर्थात जानकी प्रसाद का संबंध बनारस घराने से है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस तत्व ने इका सिलिकॉन का स्थान लिया। उसका आंसर है जर्मेनियम ने। बात करूं मैं मेंडलीव की आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण नियम के संदर्भ में, तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। और बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो आधुनिक आवर्त सारणी मोजुले के नियम पर आधारित है। और इसमें तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन किसने शुरू किया। तो इसका आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अर्थात विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सुझाव से वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था, जबकि इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप या ड्राफ्ट लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 से किससे संबंधित है। इसका आंसर है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा से। अर्थात भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48 का संबंध पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन
और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन से संबंधित है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित बड़ा बंदरगाह कौन सा है। इसका आंसर है विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नौज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। बात करूं मैं भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों के संदर्भ में, तो जिसमें कि फर्स्ट है पारादीप बंदरगाह और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह और ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। और नेक्स्ट है विशाखापट्टनम बंदरगाह और ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है चेन्नई, टूटिकोरिन और एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अर्थात तमिलनाडु राज्य में 3 बंदरगाह हैं, चेन्नई, टूटिकोरिन और एन्नोर बंदरगाह। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका आंसर है असम का। अर्थात बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है और असम राज्य में वर्ष में 3 बिहू त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है बुहाग या रोंगाली बिहू, सेकंड है कट बिहू या कोंगाली बिहू और थर्ड है माघ बिहू। बात करूं मैं बुहाग या रोंगाली बिहू के संदर्भ में, तो यह अप्रैल माह में मनाया जाता है, जबकि कट बिहू या कोंगाली बिहू अक्टूबर माह में मनाया जाता है और माघ बिहू जनवरी माह में मनाया जाता है। और इस प्रकार असम राज्य में वर्ष में 3 बिहू त्योहार मनाए जाते हैं, बुहाग या रोंगाली बिहू, कट बिहू या कोंगाली बिहू और माघ बिहू। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन का निष्कासन नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। और पॉवर्टी एंड अनबिटेड रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की अन्य एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। अर्थात ड्रेन ऑफ वेल्थ और पॉवर्टी एंड अनबिटेड रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी की थी। और दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थे और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। और दादा भाई नौरोजी वर्ष 1886, 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों की प्रणाली किसने शुरू की थी। इसका आंसर है शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों की एक प्रणाली शुरू की थी, जिसमें कि चांदी के सिक्के का नाम रुपया था, सोने के सिक्के का नाम मुहर था और तांबे के सिक्के का नाम दाम था। बात करूं मैं शेरशाह संबंधी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार राज्य में स्थित है। और ये सभी पॉइंट भी एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस शासक ने तांबे के जीतल और चांदी के टंका सिक्कों की शुरुआत की थी। इसका आंसर है इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश वर्ष 1211 में दिल्ली में गुलाम वंश का शासक बना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मंडू आइसलैंड कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है मालदीव में। अर्थात मंडू आइसलैंड मालदीव देश में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2005 में कर्नाटक रत्न किसे मिला था। इसका आंसर है भीमसेन जोशी को। और कर्नाटक रत्न कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और कर्नाटक रत्न की स्थापना वर्ष 1992 में कर्नाटक सरकार के द्वारा हुई थी। बात करूं मैं भीमसेन जोशी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो भीमसेन जोशी को वर्ष 2008 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 1950 से वर्ष 1990 तक कितनी पंचवर्षीय योजना आई। इसका आंसर है 7। अर्थात वर्ष 1950 से वर्ष 1990 तक कुल 7 पंचवर्षीय योजना आई है। बात करूं मैं पंचवर्षीय योजना संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में, तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में आरंभ हुई थी और भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चली हैं।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। तो इसका आंसर है यमुना नदी, अर्थात यमुना नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। और यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और यमुना नदी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में मिल जाती है। बात करूं मैं हिमालय से निकलने वाली नदियों के संदर्भ में, तो हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियां हैं, इसमें की फर्स्ट है गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी आदि जो है हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 158 अर्थात आर्टिकल 158 किससे संबंधित है। इसका आंसर है राज्यपाल के पद की शर्तों से, अर्थात अनुच्छेद 158 या आर्टिकल 158 का संबंध राज्यपाल के पद की शर्तों से संबंधित है। बात करूं मैं राज्यपाल का संवैधानिक उल्लेख से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के संदर्भ में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, जबकि संविधान के अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल महोदय के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद की योग्यता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की सेवा और शर्तों का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 159 या आर्टिकल 159 में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा राज्यपाल को शपथ का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 161 या अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है। और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 213 या आर्टिकल 213 में राज्यपाल महोदय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का भी उल्लेख किया गया है। और ये सभी अनुच्छेद परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम को रोकने का प्रावधान है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 24। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका आंसर है औष्ठविद्रण या किलोसिस, अर्थात विटामिन B2 की कमी से औष्ठविद्रण या किलोसिस नामक रोग होता है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन B2 की कमी से औष्ठविद्रण या कटे फटे होंठों का होना, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीवा का फटना आदि रोग होते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो उसका आंसर है शेखर बंदोपाध्याय, अर्थात प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास या फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक शेखर बंदोपाध्याय हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नोनेन या C9H20 किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है केरोसिन को, अर्थात नोनेन या C9H20 केरोसिन को कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में किसने भेजा था। तो इसका आंसर है सेल्यूकस निकेटर ने। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, जो कि कई बार जम्मू में पूछी जाती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोनेरू हम्पी ने वर्ष 2023 में किस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसका आंसर है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में, अर्थात कोनेरू हम्पी ने वर्ष 2023 में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी में, अर्थात न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर है असम, जबकि पश्चिम बंगाल राज्य चाय उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। अर्थात कह सकते हैं कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर असम राज्य है, जबकि दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल राज्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर है मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने।
और मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने वर्ष 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, जबकि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर है एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट ने मद्रास राज्य के अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यालय स्थापित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जसपाल सिंह मुंडा किस खेल से संबंधित थे, तो इसका आंसर है हॉकी खेल से। अर्थात जसपाल सिंह मुंडा हॉकी खेल से संबंधित थे। और जसपाल सिंह मुंडा वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। और इस मैच में भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से हराकर अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो इसका आंसर है नागालैंड राज्य में। अर्थात भारत के 3 राज्यों नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारत के 3 राज्यों नागालैंड, मेघालय और मिजोरम सहित केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। और बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का सुझाव दिया था। अर्थात भारत में पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर लागू किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाने वाली इकाई सहायता की लागत अनुपात है। और इसका आंसर है कि मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों में 90:10 है। अर्थात यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि आती है तो मैदानी क्षेत्रों में 60,000 रुपए केंद्र सरकार देगी और 40,000 रुपए राज्य सरकार देगी। और ठीक इसी प्रकार उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों में 90,000 रुपए केंद्र सरकार देगी और 10,000 रुपए वहाँ की राज्य सरकार देगी। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका आंसर है एसिटिक अम्ल। और सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। और एसिटिक अम्ल या सिरका का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। और एसिटिक अम्ल या सिरका को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि यह इसका IUPAC नाम होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। इसका आंसर है इंदिरा गांधी के द्वारा। और हरित क्रांति की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि GST अर्थात वस्तु और सेवा कर संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था। इसका आंसर है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। और GST को वर्ष 2016 में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। और जबकि यह 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। और इसके द्वारा अर्थात 101वें संविधान संशोधन अधिनियम और 122वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा वस्तु और सेवा कर को लागू किया गया है। और बात करूं मैं GST या गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो GST एक अप्रत्यक्ष कर है और GST को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है। और GST बिल पर राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर 8 सितंबर 2016 को हुए थे। और GST को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। और GST को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य असम है। और GST को सबसे बाद में लागू करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। और GST परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। और 101वें संविधान संशोधन से संविधान में 3 अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। और दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 101वें संविधान संशोधन से
संविधान में 3 अनुच्छेदों को जोड़ा गया है, और जिसमें कि फर्स्ट अनुच्छेद या आर्टिकल है 246A, और सेकंड अनुच्छेद या सेकंड आर्टिकल है 269A, जबकि थर्ड अनुच्छेद या थर्ड आर्टिकल है 279A। इस प्रकार 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 अनुच्छेदों को जोड़ा गया है, जिसमें कि फर्स्ट है अनुच्छेद 246A, सेकंड अनुच्छेद 269A और थर्ड है अनुच्छेद 279A। और संविधान के अनुच्छेद 269A में IGST का प्रावधान किया गया है, अर्थात इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 279A में GST परिषद या GST काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों, ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि होला मोहल्ला किस समुदाय का त्योहार है? इसका आंसर है सिख समुदाय का। और होला मोहल्ला, जिसे कि होला भी कहा जाता है, 3 दिवसीय सिख त्योहार है जो आमतौर पर मार्च में पड़ता है, अर्थात होला मोहल्ला त्योहार मार्च महीने में मनाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मौसिनराम मेघालय की किस पहाड़ी में स्थित है? इसका आंसर है खासी पहाड़ी में। और खासी पर्वतमाला भारत के मेघालय राज्य में शिलोंग पठार में स्थित है, और खासी पहाड़ियां गारो, खासी, जैंतिया पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश सम्मिलित थे? इसका आंसर है प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। और त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 शक्तिशाली राजघराने शामिल थे, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश। और त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसे कि कन्नौज त्रिभुज युद्ध भी कहा जाता है, और उत्तरी भारत में कन्नौज साम्राज्य की सिंहासन के नियंत्रण के लिए लड़े गए युद्धों की एक श्रृंखला थी, अर्थात त्रिपक्षीय संघर्ष एक युद्धों की श्रृंखला थी, जिसमें कि प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश सम्मिलित थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा। बात करूं मैं बिरसा मुंडा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था, और इनका संबंध मुंडा जनजाति से है। और बिरसा मुंडा जी स्वयं को भगवान मानते थे, और उनके अनुयायी उन्हें धरती आबा या जगत पिता के रूप में याद करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे किस नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक हैं? तो उसका आंसर है बैगा नृत्य शैली के। अर्थात वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे बैगा नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक हैं। बात करूं मैं बैगा नृत्य शैली के संदर्भ में, तो बैगा नृत्य शैली बैगा जनजाति से संबंधित है, और बैगा जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में रहने वाली एक प्राचीन और महत्वपूर्ण जनजाति है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 39B किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण से। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39B में उल्लेखित है कि समुदाय की भौतिक संपदा, स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39B में उल्लेखित है कि समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है मई 2016 में। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग होती है? इसका आंसर है एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस। अर्थात वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग होता है। बात करें मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो एसिटिलीन का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में भी किया जाता है, और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि किस खेल के साथ आप ब्लू लाइन, फेस ऑफ और आइसिंग शब्दों को जोड़ेंगे? और इसका आंसर है आइस हॉकी।
और आइस हॉकी कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि गोल्जी कॉइल उपकरण की खोज किसने की। इसका आंसर है कैमिनो गोल्जी ने। और कैमिनो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी उपकरण की खोज की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने की। इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और इन्होंने खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना वर्ष 1930 में की थी। बात करूं मैं खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो खान अब्दुल गफ्फार खान भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी व्यक्ति थे। और इन्हें भारत रत्न सम्मान वर्ष 1987 में मिला था। और खुदाई खिदमतगार भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था। और खुदाई खिदमतगार आंदोलन को लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है। बात करूं मैं खान अब्दुल गफ्फार खान के उपनामों के संदर्भ में, तो इनके उपनाम सीमांत गांधी, बच्चा खां और बादशाह खान था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सूखा पर्यावरण क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। इसका आंसर है वर्ष 1973 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसे भूरा कोयला कहा जाता है। इसका आंसर है लिग्नाइट कोयला को। और लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 65 से 70% तक होती है। और इसका अर्थात लिग्नाइट कोयले का रंग भूरा होता है और इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।